नमो नमः। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का कक्षा 12वीं का संस्कृत का वैकल्पिक पाठ्यक्रम फर्स्ट अध्याय 28वां संस्कृतम अन्य भारतीय भाषा च, जिसका आज की कक्षा के दौरान हम भाग फर्स्ट को जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय के अंतर्गत संस्कृत और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं उनके विषय में बताया गया है कि संस्कृत जो है, संस्कृत से अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और संस्कृत के ही कई अपभ्रंश रूप हुए जो अलग अलग भाषाओं में हमें मिलते हैं। आज चाहे किसी भी क्षेत्र विशेष की भाषा हो या जो हमारी राजभाषा हो, उनमें कहीं ना कहीं जो है संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमारे संविधान में जो है सभी भाषाओं को, लगभग 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है, जिसमें संस्कृत भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान वहाँ रखती है। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत से जो है वैदिक संस्कृत और वैदिक से लौकिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत भाषा, इस प्रकार एक भाषा का विकास क्रम चला और उसके बाद इन्हीं का अपभ्रंश रूप माना गया। तो आज की कक्षा के दौरान हम जानेंगे कि संस्कृत के जो अन्य भाषाओं पर जो प्रभाव है और संस्कृत को किस प्रकार प्राचीन भाषा माना जाता है। यानी कहा जाता है कि लगभग जो विश्व के जो भाषाविद हुए उन्होंने बताया है कि लगभग 3000 के लगभग भाषाएं विश्व में चलती है। यानी 2796 के लगभग या फिर हम लगभग 3000 का क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो उनमें सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी गई? संस्कृत। और सबसे प्राचीन जो लिपिबद्ध ग्रंथ माना गया वो माना जाता है ऋग्वेद। और सबसे प्राचीन यदि हम माने एक लौकिक संस्कृत का जो ग्रंथ माना जाता है वो माना जाता है रामायण। तो प्रारंभ करते हैं। कहा गया है कि भाषा अस्माकम विचार विनिमय सशक्त साधनम अस्ति। भाषा जो है, भाषा क्या है? तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक अच्छा माध्यम है। हम हमारे विचार जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वो भाषा है। अब भाषा मुख्यतः तो 2 प्रकार की होती है, लिखित और मौखिक। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक रूप से कर सकते हैं। यानी हम अभिव्यक्ति के साधन 3 हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लेकिन सांकेतिक जो है, सांकेतिक का अलग अर्थ लगा लिया जाता है। कई बार संकेतों के माध्यम से जब करते हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए जो महत्वपूर्ण जो साधन है वो तो 2 ही है, लिखित और मौखिक। भाषा के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत कहे हैं। जैसे हमारे एक संस्कृत में विद्वान हुए, पाश्चात्य विद्वान थे स्वीट महोदय, उन्होंने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्द विचारणानाम प्रकटमेव भाषा। यानी ध्वन्यात्मक रूप से विचारों के प्रकट का जो साधन होता है वही भाषा है। या भाषा का अर्थ क्या होता है? तो भास यानी होता है, भास यानी होता है भाष्यते अनया इति भाषा या भाष्यते अनेन इति भाषा। यानी बोलना, कहना, कथन करना, यही भाषा है। और जो ये भाषा शब्द जो बना है, थोड़ा यहाँ स्पष्टीकरण इसका मैं कर दूं कि जो भास धातु है और भास धातु में ए प्रत्यय लगता है तो शब्द बनता है भास। और यदि इस भास में यदि हम टाप प्रत्यय लगा दिया जाता है तो लग जाता है भाषा। और भाषा किसे कहते हैं? तो कहा गया ये जो भास है, भास का मतलब होता है भाष्यते अनेन या अनया इति भाषा। यानी इस भाषा का अर्थ होता है कथन करना, बोलना, कहना इत्यादि इसका अर्थ होता है। यानी व्यक्तायाम भाषा, जो व्यक्त किया जाए, बोला जाए, कथन किया जाए, वही भाषा है। कहा गया अस्याः मानव जीवने स घनिष्ठ संबंध विद्यते, जिससे मानव जो जीवन में अस्याः मानव जीवनेन से, जिसका मानव जीवन के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आज हम हमारे विचारों की जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, मैं अपने विचार जो प्रकट कर रहा हूँ वो भाषा के माध्यम से कर रहा हूँ, मौखिक रूप से और लिखित रूप से यहाँ प्रकट हो रहा है।
तो यानी मैं कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को रखना चाहता है, अपने मन की वेदनाओं को बताना चाहता है, तो उसका अच्छा माध्यम है भाषा। मानव यन मनसाह ध्यायन्ति तद वाचा वदति। मानव जो मन में सोचता है वो ही क्या बोल देता है, बोलता है, वो ही वाणी बोलता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ या हम कभी भी बोलते हैं तो उससे पहले हमारे आंतरिक प्रोसेस चलता है, उसके बाद ही हम बोल पाते हैं। सर्वे जानन्ति यद अस्माकं विशाले भारत देशे विभिन्न प्रांतवासिनः जनाः स्वप्रांतीय भाषाणां प्रयोगः कुर्वन्ति। आप सब जानते हैं कि हमारे जो भारत है उसके अलग अलग प्रांत में, चाहे किसी भी प्रांत में जाओ, चाहे उत्तरी भारत में जाओ, चाहे दक्षिणी भारत में जाओ, चाहे पश्चिमी भारत में जाओ, चाहे पूर्वी भारत में जाओ, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। चाहे असम में चल जाओ तो असमिया भाषा, तमिलनाडु में चल जाओ तमिल भाषा, गुजरात में चल जाओ तो गुजराती, राजस्थान में चल जाओ तो राजस्थानी, पंजाब में चल जाओ तो पंजाबी, ठीक है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में चल जाओ तो मराठी। तो अलग अलग जो हमारे प्रांत हैं उनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, अपने प्रांत की। असम वासी ने है असमिया भाषा, असम में असमिया भाषा। बंगाल वासी ने बंगला भाषा, बांग्ला भाषा यानी बंगाल में बंगला भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु वासी ने तमिल भाषा, तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। हिंदी प्रदेश वासी ने हिंदी भाषा भाषन्ते, हिंदी प्रदेश के लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। इत्येतम अनेकसां भाषाणां भाषिणो जना अत्र निवसन्ति। इस प्रकार अनेक जो भाषा भाषण के जो लोग हैं, भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, यहाँ हमारे भारत देश में निवास करते हैं। संस्कृतम भारतस्य सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत जो है भारत की सभी भाषाओं की जननी है। क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन है। तस्याम संबंध भारतस्य सर्वाभि भाषा भी सह वर्तते। जिसका संबंध भारत की सभी भाषाओं पे है। चाहे आप तमिल भाषा देख लो, चाहे तेलुगु भाषा देख लो, चाहे मराठी देख लो, चाहे बंगला देख लो, चाहे असमिया देख लो, चाहे गुजराती देख लो, हर भाषा पर संस्कृत का प्रभाव पड़ता है। चाहे हिंदी भाषा देख लो, यानी संस्कृत के जो शब्दावली है वो हर भाषा में आपको मिलेगी। संस्कृतम सर्वा भारतीय भाषा योजयति संवर्धति। संस्कृत सभी भाषाओं को बनाता है और उसको बढ़ाता है। कहा गया है भाषा विदाम मते संसारे षण्वत्याधिक द्विसहस्र सप्तशत संख्यकाः यानी 2796 भाषा संधि। संसार में विश्व के जो भाषाविद हुए वो ये मानते हैं कि संसार में 2796 लगभग 3000 के लगभग भाषाएं हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषासु गण्यते। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा, देखो हमारे विश्व में 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवारों में यदि बात की जाए, संस्कृत जो भाषा है, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा का जो परिवार है वो है भारोपीय। भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार। यानी आप जो है अब संस्कृत यदि भारोपीय की है तो सारी परिवार कैसे हुए? हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सारे भारोपीय परिवार है। इसी भारोपीय परिवार के 2 वर्ग चलते हैं। इसी भारोपीय परिवार के 2 वर्ग हैं, शतम वर्ग और केटुम वर्ग। केटुम वर्ग, ये 2 वर्ग है। तो संस्कृत जो भाषा है, ध्यान रखना, संस्कृत जो भाषा है भारोपीय परिवार के शतम वर्ग की भाषा है। किस वर्ग की है? शतम वर्ग की। संस्कृत, हिंदी, ये तो है शतम वर्ग की। केटुम वर्ग में जैसे हमारे आ जाती है लैटिन, अंग्रेजी, ये भाषाएं किसकी है? केटुम वर्ग की। यानी आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा परिवार किस परिवार की भाषा है, तो संस्कृत जो है भारोपीय परिवार की भाषा है और इसमें भी शतम वर्ग की भाषा मानी जाती है। तस्य कारणम किम, भारोपीय परिवार की भाषा है, इसका कारण क्या है? तो कहते हैं तस्य कारणम किम, इसका कारण है शब्दानाम साम्यम, शब्दों की सम्यता, यानी उसकी शब्द इसमें जो है एक व्यवस्थित रूप में है। व्याकरण से साम्यम, एक व्याकरण व्यवस्थित रूप में है। और ध्वनि नाम साम्यम, यानी ध्वनि एक जो है व्यवस्थित रूप में है। शब्द, व्याकरण, ध्वनि एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप में है, संगठित रूप में है, विशालतम रूप में इसकी शब्दावलियां हैं।
ए भी त्रिभी कारणे तत्र अनेकसाम भाषाणाम समावेश जाता है। इन 3 कारणों से ही तत्र यानी यहाँ अनेकाः भाषाणाम समावेश जाता है, ये अनेक भाषाओं का समावेश हुआ इनमें जो है भारोपीय परिवार में, इसी कारण से अनेक भाषाओं का समावेश हुआ। भारोपीय परिवार आए, है ना, भारोपीय परिवार, भारत यूरोपीय, है ना, भारोपीय कैसे क्या, भारत और यूरोपीय जो परिवार है वो कहलाता है भारोपीय परिवार, भाषा परिवार, जिसमें आर्य भाषा परिवार, है ना, आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारोपीय भाषा परिवार में कौन सा आता है, आर्य भाषा परिवार, इसको 3 भागों में विभाजित किया है, यूरोपीय शाखा, भारतीय शाखा और द्रविड़ भाषा परिवार, यानी 3 शाखाएं इसकी निकली। एक तो यूरोपीय शाखा जिसमें ग्रीक, लैटिन, ट्यूटानिक, फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी, ये भाषाएं किसकी है, जो हमारा भारोपीय परिवार है इसकी आर्य शाखा के अंतर्गत, आर्य भाषा के अंतर्गत यूरोपीय शाखा है, जिसमें ग्रीक, लैटिन, ट्यूटानिक, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी यह सारी आती है। भारतीय शाखा के अंतर्गत हमारी संस्कृत इत्यादि भाषाएं आती है। और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। अच्छा, इन सब पर भी संस्कृत का प्रभाव है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कहा गया है कि भारतीय शाखा जो है, इस भारतीय शाखा में संस्कृत, वैदिक संस्कृत, संस्कृत से देखो इसका कैसे विकास हुआ है, ये देखो, जो भारतीय शाखा है इसमें सबसे पहले संस्कृत आई, ठीक है, संस्कृत के बाद वैदिक संस्कृत, संस्कृत से वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद। और लौकिक संस्कृत का रामायण वाल्मीकि की। फिर इससे पाली, फिर पाली से प्राकृत, और प्राकृत के बाद जो अपभ्रंश भाषाएं हुई, मतलब जो सारी और जो भाषाएं, हिंदी, ये सारी अपभ्रंश भाषा के रूप में समाहित की गई है। संस्कृत भाषा, संस्कृत से वैदिक भाषा, और ऋग्वेद जो है इसका सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और लौकिक संस्कृत का रामायणम, रामायण सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। पाली जो बौद्ध हुए, महात्मा बुद्ध के समय में जो चली वो पाली हुई, ठीक है, महात्मा बुद्ध, ठीक है। आपने देखा होगा अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है, अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है किस भाषा में है, वो है आपके प्राकृत भाषा में। यानी इससे धीरे धीरे कहाँ चली गई भाषा, प्राकृत की ओर चली गई। सम्राट अशोक, ठीक है। और अपभ्रंश भाषाओं के रूप में आपकी हिंदी, ठीक है, या फिर हम जैसे अलग अलग इसमें संथाली, मराठी, महाराष्ट्री, ये सारी भाषाएं इसमें आ जाती है, ठीक है। कहा गया है यहाँ संस्कृत, संस्कृत से वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश भाषाएं। अब अपभ्रंश के रूप में 6 भाषाओं की मान्यता दी गई। 6 भाषाएं, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची और ब्राचड़, ये 6 भाषाएं अपभ्रंश के रूप में है। अपभ्रंश यानी आर्य भाषा के अंतर्गत जो यूरोपीय शाखा, भारतीय शाखा और द्रविड़ शाखा। भारतीय शाखा के अंतर्गत हमने देखा संस्कृत से, और अपभ्रंश के अंतर्गत 6 भाषाएं हैं, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैसाची और ब्राचड़। ये शौरसेनी के जो अंतर्गत आएगी, ये उत्तरी और जो पूर्वी जो भारत है उसकी भाषाएं आ जाएगी। मागधी के अंतर्गत उत्तरी और पश्चिमी भाषाएं, मागधी के अंतर्गत पूर्वी भारत की भाषाएं आएगी, ठीक है। अर्धमागधी महाराष्ट्री के अंतर्गत महाराष्ट्री, पैसाची और ब्राचड़। इसको आगे हम देखते हैं। शौरसेनी, देखो शौरसेनी के अंतर्गत आप देख रहे हैं, शौरसेनी के अंतर्गत जो आएगी हिंदी, उर्दू,
ब्रजभाषा, अवधी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी और पहाड़ी। यानी ये भाषा कौन सी हो गई हमारे उत्तरी और पश्चिमी भारत। उत्तरी और पश्चिमी भारत की जो भाषाएं हैं वो शोर श्रेणी के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश को 6 भागों में बांटा है ना, तो शोर श्रेणी के अंतर्गत हिंदी, उर्दू, ब्रजभाषा, अवधी, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी, डोगरी और पहाड़ी। फिर मागधी के अंतर्गत पूर्वी भारत की आती है, ध्यान रखना, पूर्वी भारत की भाषाएं आती है, ठीक है। असमिया असम में, बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया, नेपाल में नेपाली, मैथिली बिहार में बिहारी भी, गढ़वाली हो गई, मगही हो गई और भोजपुरी हो गई। ये जो भाषाएं हैं वो मागधी के अंतर्गत आती है, यानी पूर्वी भारत की। फिर और आती है, सॉरी, इसमें है ना, कौन सी हो गई यहाँ, भोजपुरी के बाद संथाली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मणिपुरी और बोडो। यानी जो पूर्वी वो भारत है उसके क्षेत्र के जो पूर्वी भारतीय भाषाएं हैं वो सारी। फिर अर्ध अपभ्रंश में ही अर्धमागधी की आती है पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी, पेशाची में लहंदा, पश्चिमी पंजाब में जो बोली जाती है वो लहंदा, और ब्राचड़ में आती है सिंधी। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ब्राचड़ सिंधी किस अपभ्रंश की भाषा है, तो ब्राचड़ जो अपभ्रंश है उसकी भाषा मानी गई है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतमा आर्य भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीनतम आर्य भाषा है। आपने देखा होगा आर्य भाषा जो परिवार है उनमें सबसे प्राचीन। संस्कृतस्य द्वे रूपे स्थितः, संस्कृत के 2 रूप है, वैदिक लौकिक, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृतस्य वैदिक रूपम प्राचीनतमम, संस्कृत का जो वैदिक रूप है वो सबसे प्राचीन माना गया है। तद रूपम वयम ऋग्वेदे प्राप्नुमः, यह हमें जो इसका रूप है वो हमें किस में प्राप्त होता है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। भवद्भिः अपि प्रथम स्वाध्याय सोपाने वैदिक वाङ्मय से पाठ पठिता ज्ञातम च तद्रूपम, हम जो है इसको प्रथम स्वाध्याय जो ऋग्वेद में है, प्रथम स्वाध्याय सोपान हम वहाँ पढ़ते हैं वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत, उसको पढ़कर उसके बारे में हम जानते हैं। संस्कृतस्य लौकिक रूपम वाल्मीकि रामायणम इति ग्रंथात् प्रारभते, संस्कृत का जो लौकिक रूप है वो वाल्मीकि रामायण इस ग्रंथ से प्रारंभ होता है। लौकिक संस्कृतस्य प्रसिद्धेन व्याकरणे पाणिनिनाम व्याकरण नियमः आबद्ध नियंत्रिता कृतम, लौकिक संस्कृत के जो प्रसिद्ध व्याकरणेन, जो प्रसिद्ध व्याकरण जो हुए, व्याकरण को जानने वाले पाणिनि, उनके द्वारा व्याकरण नियम अबद्ध, व्याकरण नियमों को जो है बनाए गए हैं, व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। लौकिक संस्कृत में जो व्याकरण के जो नियम बनाए गए वो कौन है, पाणिनि। और पाणिनि का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। और इनकी जो मूलभूत कृति है, ध्यान रखना, वो है अष्टाध्यायी। कौन सी है, अष्टाध्याय। आपसे पूछ ले कि अष्टाध्यायी की किनकी है, तो महर्षि पाणिनि की है ना, जिसमें लगभग जो है लगभग 4000 के लगभग सूत्र हैं इसमें, जिनमें 3014 तो माहेश्वर सूत्र हैं और 3978 अन्य सूत्र बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के द्वारा विरचित मानी जाती है। अद्यत्वे लौकिक संस्कृत भाषाया व्याकरण नियमबद्ध रूप में सर्वत्र दृश्यते है। आज जो लौकिक संस्कृत में जो व्याकरण के नियम है वो हमें सभी जगह दिखाई देते हैं, यानी इन प्रकार इन व्याकरण के नियमों का सभी जो भाषाएं हैं उन पर प्रभाव है। संस्कृत भाषा व्याकरण नियमबद्धता अन्यसाम भारतीय भाषाणाम अनुशासित भूत्वा मार्गदर्शनम करोति। संस्कृत के जो व्याकरण नियम है वो अन्य भाषाओं को भी अनुशासित होकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तासाम साहित्यम शब्द भंडार वर्णन रीत्या संस्कृते प्रभाविता संति, जिसमें
साहित्य हुआ, चाहे शब्द भंडार हुआ, चाहे वर्णन की रीति, ये सभी जो है संस्कृत के द्वारा प्रभावित होती है, मतलब एक व्याकरण के द्वारा ये सारी संचालित होती है। संस्कृतस्य प्रभावेण अन्यासु भाषासु ध्वनि स्तरे, रूप स्तरे, वाक्य स्तरे, अर्थ स्तरे परिवर्तनम भवति। संस्कृत के प्रभाव के द्वारा ही अन्य जो भाषाएं हैं उनमें ध्वनि स्तर पर, रूप स्तर पर, वाक्य स्तर पर, अर्थ स्तर पर परिवर्तन होता है। तेन संस्कृतस्य वैज्ञानिकतया स्पष्टी भवति। इसलिए इसके द्वारा संस्कृत का जो वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक रूप से स्पष्टीकरण होता है। और जो पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है वो एक वैज्ञानिक रूप से ही उन्होंने लिखी है। जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उससे पूरी वर्णमाला और पूरी व्याकरण को उन्होंने निबद्ध किया गया है। और संस्कृत का जो आधार जो ग्रंथ माना जाता है वो अष्टाध्यायी माना जाता है। और जो आधार जो मुनि है वो कौन है? त्रिमुनियों में स्थान है, त्रिमुनि माने जाते हैं संस्कृत के त्रिमुनि, है ना। त्रिमुनि ध्यान रखना, संस्कृत के त्रिमुनि है, त्रयाणाम मुनि नाम समार है त्रिमुनि। पहले आते हैं पाणिनि, पाणिनि है। दूसरे मुनि है कात्यायन, और तीसरे मुनि है पतंजलि। पाणिनि की जो रचना है वो ध्यान रखना है अष्टाध्यायी, कात्यायन की जो है वार्तिक माला, और पतंजलि की जो है वो रचना है महाभाष्यम। ये संस्कृत के त्रिमुनि माने गए, ठीक है। इन तीनों की रचनाएं मुख्यतः ये है। सूचना प्रौद्योगिकी प्रधाने युगे अस्मिन् संगणक यंत्रस्य कृते संस्कृत भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिका च जातम। कहा जाता है कि आज जो सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र के युग में भी संस्कृत जो है कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा मानी गई है। यदि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत भाषा सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी गई है। इसका एक वैज्ञानिक प्रूफ भी है, क्योंकि यहाँ से जो संदेश अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, अन्य भाषाओं में क्या होता है, यदि एक शब्द भी ऊपर नीचे हो जाता है तो यानी जो है उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन संस्कृत में शब्दावली कैसी हो, चाहे सब्जेक्ट पहले हो, बाद में हो, अंत में हो, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त जो भाषा मानी गई है वो संस्कृत मानी गई है। वैज्ञानिकों को द्वारा इसका प्रमाणित भी किया जा चुका है। इसलिए संस्कृत को ध्यान रखना है आपको। संगणक भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत के कई नाम हैं, आर्य भाषा, भारतीय भाषा, भाषा जननी, गिरवाण भाषा, संगणक भाषा, ठीक है, भारतीय भाषा, देव भाषा, ब्रह्म भाषा इत्यादि काफ़ी नाम है। यद संस्कृत वाक्येषु शब्दानां विभक्ति युक्तम संश्लिष्ट रूपम संगणकम यंत्राय श्रेष्ठ सिद्धम। जो संस्कृत वाक्य हैं, शब्द हैं, विभक्तियां हैं, उनका संश्लेषित रूप है वो कंप्यूटर यंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होता है। कहा गया कि प्राचीन शिलालेखेषु बहुधा अभिलेखा संस्कृत भाषायाम उत्कीर्णा सन्ति। प्राचीन शिलालेखों में बहुत सारे अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में ही उत्कीर्ण हैं, लिखे गए हैं। इसी कारण से बहुकाल पर्यंतम भारतस्य राज्येषु संस्कृत प्रयोग राजभाषा रूपेण प्राचलत है। यानी इसी कारण से तत्र कारणम किम, इसका कारण क्या है, तो कहा गया कि बहुकाल पर्यंत यानी बहुत लंबे समय तक भारत की राज्येषु संस्कृत प्रयोग है राजभाषा। भारत के जो राज्य हैं उनमें संस्कृत का प्रयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था। यानी जो संस्कृत जो है पुरानी भाषा है, महत्वपूर्ण भाषा है, इसलिए बहुत समय तक जो है संस्कृत का जो राज्य होते थे उनमें राजभाषा के रूप में इसका प्रयोग होता था। ज्योतिष गणित विषयेषु बीज गणित ज्योमिति ग्रंथा संस्कृत भाषाया सन्ति एषां विषये बहुद्भिः मुख्य पाठ्य पुस्तका पठितमेव। ज्योतिष हुई, गणित विषय हुई, बीज गणित हुई, ज्योमेट्री हुई, ज्योमिति ग्रंथ हुआ, इनमें संस्कृत भाषायाम सन्ति, ये सारे संस्कृत भाषा में हैं। ये हमने हमारे जो मुख्य पाठ्य पुस्तक हो उसमें हमने पढ़ चुके हैं। पाली प्राकृत अपभ्रंश भाषाया उद्भव, जो पाली हुई, प्राकृत भाषा हुई, जो अपभ्रंश भाषाएं हुई, इनका उद्भव कैसे हुआ
इसके बारे में बता रहे हैं कि अनंतरम संस्कृतस्य आधारम गृहीत्वा पाली भाषा विकसिता स जाता। इसके बाद संस्कृत भाषा का आधार ग्रहण करके पाली भाषा का विकास होने लगा। बौद्ध धर्मस्य ग्रंथाः जातक ग्रंथाः इति नामना प्रसिद्धा पाली भाषायां रचिता आसन। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है जातक ग्रंथ, वो नाम का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। यानी बौद्ध का ग्रंथ है जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म का, तो ये किस भाषा में है? पाली का। और पाली संस्कृत का ही जो है रूप माना गया है। एषु ग्रंथेषु जातक माला इति ग्रंथ प्रसिद्ध अस्ति। एषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में जो जातक माला है वो ग्रंथ प्रसिद्ध माना गया है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है। जातक मालायां महात्मनो बुद्धस्य पूर्व जन्मना कथा संग्रहिता। जातक माला में महात्मा बुद्ध जो हुए उनकी पूर्व जन्म की जो है कथा संग्रहित है। पाली भाषायाम अनंतरम, पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषाया उद्भव स जाता। यानी पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ। अशोकस्य शिलालेखेषु प्राकृत भाषाया प्रयोग उपलभ्यते। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग उपलब्ध है। आपने देखा होगा अधिकांश जो अशोक के शिलालेख है, चाहे ऐहोल का शिलालेख हो, ठीक है, तो सब में क्या होता है? कौन सा है? प्राकृत भाषा का प्रयोग है। प्राकृत भाषाया प्रयोग है अश्वघोषस्य नाटकेषु प्राप्यते। प्राकृत भाषा का प्रयोग अश्वघोष जो हुए उसके नाटक से भी जो है हमें प्राप्त होता है। और अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचना बुद्ध चरितम, सौंदरानंदम, ठीक है, यह है। प्राकृत भाषा अपि शनै शनै व्याकरण नियमसु आबद्धा। प्राकृत भाषा जो है धीरे धीरे व्याकरण नियमों से बनने लगी। प्राकृत व्याकरण रचितारे हेमचंद्र वरुचि। प्राकृत व्याकरण के जो रचनाकार हैं वो हेमचंद्र वरुचि च आस्तम हेमचंद्र वरुचे हुए। लोक व्यवहार कारणात् तत्र किमपि परिवर्तनम जातम। लोक व्यवहार के कारण इसमें किस प्रकार परिवर्तन हुआ? पश्चात सरला लोक भाषा जाता यस्य लोक व्यवहारे प्रयोग भवति। बाद में जो है धीरे धीरे सरल लोक भाषा हुई, यानी धीरे धीरे इसमें भी सरलीकरण होता गया और एक सरल लोक भाषा का प्रचलन होने लगा। यस्या लोक व्यवहारे प्रयोग भवति, जिसका लोक व्यवहार में प्रयोग होने लग जाता है। प्राकृत भाषायां यदा व्याकरण विरुद्धा प्रयोगणा प्रचलनां जातम तदा तस्याम अपभ्रंशानां प्रयोग अधिकतया अभवत्। प्राकृत भाषा में जब व्याकरण विरुद्ध प्रयोगणां, व्याकरण विरुद्ध प्रयोगों का प्रचलन हुआ, तब तस्याम अपभ्रंशानां प्रयोग, उसी के अपभ्रंश का प्रयोग अधिकता से होने लगा। अभ्रंश भाषा अपि कालांतरे व्याकरण नियमद अबद्ध। आज वर्तमान में जो अभ्रंश भाषा के रूप में जो भाषाएं पढ़ते हैं वो भी व्याकरण के नियम से व्याकरण नियमबद्ध है। अभ्रंशस्य सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पेशाची, ब्राचड़ इति षड भेदा सन्ति। हमने देखा कि अभ्रंश के 6 रूप हैं। सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। सोरसेनी उत्तरी और पूर्वी जो भाषाएं हैं भारत की, वो उत्तरी और पश्चिमी भारत की जो भाषाएं हैं। मागधी में पूर्वी भारत की भाषाएं हैं। अर्धभागधी में कुछ है, महाराष्ट्री में मराठी इत्यादि। फिर पेशाची जिसमें पश्चिमी पंजाब आ गया। फिर ब्राचड़ जिसमें सिंधी आती है। ये 6 भेद हैं। आधुनिक भारतीय भाषाणाम उद्भव एताभ्याम अभ्रंश भाषाभ्य एवं मन्यते। आधुनिक जो भारतीय भाषा है इसका उद्भव इन्हीं अभ्रंश भाषाओं के रूप में मान्य है। जो आज हम वर्तमान में जो भाषा हमारी प्रचलन में है वो ये सारी अभ्रंश भाषाएं हैं। आधुनिक भारतीय भाषासु हिंदी, ब्रजभाषा, गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, कन्नौजी, अवधी, हिमाचली, कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, ये सारी भाषाओं का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहार, बंगला, असमी, उड़िया, मैथिली, मगही, भोजपुरी, संथाली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, नेपाली, मणिपुरी, बोडो इत्यादि भाषाएं मागधी से हुई। अर्ध महाराष्ट्री अपभ्रंश से उद्भव भाषा संति मराठी और कोंकणी महाराष्ट्री से हुई। ठीक है। पेशाची अपभ्रंश से लहंदा पश्चिमी पंजाब और ब्राचड़ से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। एतेषु सर्वासु भाषासु संस्कृतस्य महान प्रभाव विद्यते। इन सभी भाषाओं पर संस्कृत का बहुत बड़ा प्रभाव है। तासु संस्कृत शब्दानां प्रयोग बहुलताया वर्तते। इनमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग
बहुलता में से मिलता है। कतिपय शब्द अत्र दीयन्ते, कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे यहाँ बताया गया है कि द्राविड़ भाषा परिवार से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाणाम आर्य परिवार से भाषाया से मुख्यतया संस्कृतेन सह बहुशब्दातेभ्य संपर्क विद्यते। जो द्रविड़ भाषा परिवार के जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी जो ये सारी भाषाएं हैं, इनमें आर्य परिवार से भाषायास है। जो आर्य परिवार की जो भाषा है संस्कृत, उसके साथ मुख्य रूप से संस्कृत के साथ इनका संबंध बहुलता से है। मलयालम तो संस्कृत से बहुला एवस्ति, मलयालम में तो संस्कृत की बहुलता, शब्दों की बहुलता ज़्यादा है। जैसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और जर्मनी, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे पितृ शब्द होता है संस्कृत में, उसको हिंदी में क्या कह देते हैं? पिता। ठीक है, अंग्रेजी में फादर और फारसी में पेदर। ठीक है, शब्द एक ही है, इसी के अभ्रंश रूप है। मातृ को माता, मदर और मादर, हिंदी में माता, अंग्रेजी में मदर और जो है फारसी में मादर। त्रि शब्द है त्रि, तो इसको हिंदी में तीन कह देते हैं, अंग्रेजी में थ्री कह देते हैं और जर्मन में कहते हैं द्राई। द्वित्री शब्द होता है और हिंदी में इसको कह देते हैं बेटी। ठीक है, अंग्रेजी में डॉक्टर शब्द होता है जिसको फारसी में दुख्तर कहते हैं और तोख्तर कह देते हैं, किसमें? जर्मनी में। इसी प्रकार संस्कृत, तमिल, मलयालम और तेलुगु, संस्कृत में अभिनय शब्द होता है और तमिल में इसको अभिनयम कह देते हैं, मलयालम में अभिनयम और तेलुगु में अभिनयमु। इसी प्रकार निश्चय शब्द होता है, तमिल में निश्चयम। ठीक है, इसी प्रकार मलयालम में निश्चयम और निश्चयमु, यानी इसकी शब्दावली कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती है। कहा गया भारतीय भाषासु संस्कृत शब्द, भारतीय भाषाओं में संस्कृत शब्द। निम्नलिखित संस्कृत शब्द तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, हिंदी, गुजराती, मराठी, मैथिली, असमिय आदि भाषासु प्राय किंचित रूप भेदेन अथवा यथावत प्रयुक्ता भवन्ति। ये जो शब्द हम पढ़ने आ रहे हैं, ये इन सभी भाषाओं में कुछ भेद के रूप में या यथावत भी मिले हैं, यानी हल्का सा कुछ में या तो भेद हो सकता है, नहीं तो यथावत भी हमें मिले हैं। जैसे अंश हुआ, ये यथावत मिलने वाले शब्द हैं। अंश, अपमान, अंगुली, अनुभव, काय, ग्राम, विश्वास, वृक्ष, साप, शोक, श्वास, रक्तम, अन्नम, परलोक, विवाद, जीवनम, गानम, मूलम, अवस्था, इच्छा, लज्जा, प्रतिनिधि, पत्नी, शिशु, ज्ञानी, परस्पर, नूतनम। हिंदी भाषायां संस्कृतस्य तत्सम शब्दानां तद्भव रूपस्य च प्रयोगे दृश्यते। यहाँ तत्सम और तद्भव का रूप प्रयोग भी हम देखते हैं। ये सारे सेम आपको इन सारी भाषाओं में एक समान ही मिलेंगे। जैसे यथा आश्चर्यम, है ना, संस्कृत में कहते हैं आश्चर्यम और हिंदी में क्या हो जाता है? अचरज। तत्सम तद्भव शब्द बता रहा है ना। इसी प्रकार काष्ठ संस्कृत में और काठ हिंदी में, कर्ण संस्कृत में और कान हिंदी में, उष्ट्र संस्कृत में, ऊंट हिंदी में, अग्नि संस्कृत में, आग हिंदी में और उच्च संस्कृत में और ऊंचा हिंदी में। ठीक है, अब आता है कि भारतीय संविधान में संस्कृत का स्थान, जो आपने देखा होगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है, जिसमें संस्कृत को भी मान्यता प्रदान की गई है। राजभाषा के रूप में हिंदी है, लेकिन हिंदी की किसी भी शब्दावली को देखना हो तो संस्कृत में सहायता उसकी ले सकते हैं, ऐसा संविधान में कहा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति अनंतरम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सर्वकारेण स्वयं संविधानम निर्मितम, भारत सरकार ने अपना संविधान का निर्माण किया। तत्र प्रमुख संपर्क भाषा रूपेण हिंदी भाषा राजभाषा इति उक्त्वा मान्यता प्रदत्तम, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाले कारण और सभी लोगों के द्वारा समझने के कारण हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषायां हिंदा समृद्ध्यर्थम संस्कृतस्य सहायता गृहीत्वा इत्यापि संविधाने निर्दिष्टम, ये संविधान में लिखा गया है कि राजभाषाया हिंदी, राजभाषा जो हिंदी है उसके समृद्ध अर्थ के लिए संस्कृत की सहायता ग्रहण की जा सकती है, ग्रहीतव्या यानी ग्रहण करनी चाहिए। यह संविधान में निर्दिष्ट है कि इसको यदि आपको समृद्ध शब्दावली देखनी है तो आप संस्कृत का ग्रहण। संविधान से अष्टम अनुसूच्यां, संविधान की 8वीं अनुसूची में सर्वकारेण सरकार के द्वारा 22 संख्या का नाम भाषाणाम विभिन्न राज्य व्यय परिगणनम विधाय मान्यता प्रदत्तम, यानी विभिन्न राज्यों के अनुसार जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई।
तासाम संति एतः भाषा, वो भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मराठी, मलयालमा, मैथिली, संस्कृत, संथाली, देखो आगे ना संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और डोगरी, ये 22 जो भाषाएं इनको मान्यता सरकार ने दी है। एता भाषा भारतस्य विभिन्नेषु भागेषु भाष्यन्ते, ये सभी भाषाएं भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती है। भवतां क्षेत्रे का भाषा, आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। अन्येषु क्षेत्रेषु का भाषा प्रचलित, अन्य क्षेत्रों में कौन सी भाषाएं प्रचलित है। तासाम विषय अबोधयन्तु, उस विषय के बारे में बताइए, ऐसा यहाँ कहा गया है। मतलब आज जो है हमारा यहाँ भाग फर्स्ट पूर्ण होता है। इसमें आपने जाना कि संस्कृत का एक पूरे विश्व में एक अद्वितीय स्थान है, सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है और इसी के अभ्रंश रूप में सारी भाषाएं समाहित है। संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है और शतम वर्ग की भाषा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।